हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप अभी तक मेडिकल का इंतज़ार कर रहे होंगे। आई होप आप सभी ने अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और मेडिकल के लिए अब आपने शुरू कर दिया है अपने आप को थोड़ा तैयार करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एसएससी जीडी के अंदर आपका मेडिकल किस तरह से होता है, कितने दिन का मेडिकल होता है और क्या क्या पॉइंट आपके चेक किए जाते हैं। ठीक है, जो मेजर बात है वो है पॉइंट, कितने पॉइंट होते हैं। 17 से 18 पॉइंट मैंने बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रिजेक्शन मिलेगा आपको या आपको रीमेडिकल मिलेगा। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई पॉइंट अगर आपको है, अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आपको नोकनी है तो आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, एसएससी जीडी का मेडिकल है वो 2 दिन में होता है, फर्स्ट डे और सेकंड डे। दोनों डे के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एसएससी जीडी का मेडिकल मेरा हुआ था 2020 में। ठीक है, तो फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डे में हमारा जो चेक होता है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 3 टेस्ट होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में या फिर आर्मी कैंप में, यानी जहां पर हमारा मेडिकल होता है वहीं पर ही चेक कराए जाते हैं या फिर उसके आसपास किसी भी हॉस्पिटल में ले जाकर वो सारी चीज चेक किए जाते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड बात बताऊंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने दोनों को एक जगह कंपाइल कर दिया तो वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट डे में जब आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है उसके बाद आपके 3 टेस्ट होते हैं। जब आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा और आपका एक्सरे होगा। ब्लड टेस्ट में क्या क्या चेक होता है? ब्लड टेस्ट में चेक होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है, आपका थायराइड चेक होता है और आपका शुगर लेवल चेक होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्लड में आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है या आपको एलर्जी वगैरह, तो एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए और थोड़ा सा दवाई आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। थोड़ा उसका भी प्रॉब्लम आता है कि इन्फेक्शन वगैरह की चीजें वहीं से निकलती है। ठीक है, तो मेडिकल से पहले ये चीज आप करके जरूर जाइएगा। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट होता है तो आपको यूरिन किस तरह से टेस्ट कराना है। देखिए, जब आप जाएंगे कैंप में तो आपको खाली पेट ही आपको यूरिन टेस्ट कराना होता है। और यूरिन टेस्ट कराने के लिए भी मैंने क्या किया था मैं आपको वो बताता हूँ। जब आप यूरिन टेस्ट के लिए आपको एक बोतल दी जाएगी इतनी छोटी सी, उसमें आपको यूरिन टेस्ट कैसे देना है। जब आप यूरिन करेंगे तो शुरू का मत लेना इस बोतल में और लास्ट का मत लेना, यानी आपको मिडिल वाला यूरिन आपको इस बोतल में लेना है सैंपल के लिए। वही थोड़ा अच्छा होता है, जो सैंपल उसमें ठीक आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, मेडिकल मेरा भी ठीक आराम से हो गया था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक्सरे। देखिए, इसमें आपके अंदर जो भी कुछ है उसके बारे में पता चल जाएगा कि आपको निमोनिया, टीबी या लंग्स इस तरह से ही चेक किया जाता है। अगर आपको अभी हाल फिलहाल में आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको होता है तो इसका आपका पॉइंट बन जाता है। ठीक है, आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलता है भाई। अगर आपके एक्सरे आपने कराया, एक्सरे कराने के बाद में आपको निमोनिया है या टीबी है या लंग्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो 3 महीने से बाद की है, यानी 3 महीने के बाद की है, जब आपका मेडिकल हो रहा है, तो आपको इसमें परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको इसमें रीमेडिकल मिल जाएगा, आपको इसमें परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, फर्स्ट डे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिर्फ यही 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है, इन तीनों टेस्ट के बाद जब नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाता है फिर सुबह में जल्दी में, उसमें भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। पहला पॉइंट, टैटू। टैटू आपका किस तरह का होना चाहिए? देखिए, टैटू एक तो आपका सैल्यूटिंग हैंड पे नहीं होना चाहिए, यानी आपके राइट हैंड होता है हमारा सैल्यूटिंग हैंड, इस पर आपका कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, ताकि आप जब सैल्यूट करें तो वो बाहर की तरफ से उसको दिखे। किसी भी तरह का टैटू नहीं होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड पे है तो चल जाएगा, और थोड़े जो रिलीजियन टैटू होते हैं वो चल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते हैं, चल जाते हैं, वो भी एक छोटे साइज में। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई पिक्चर बनाई हुई है कोई अपने बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस की, वो नहीं चलेगी। या कोई भी बड़ा टैटू, कुछ नाम का कोई टैटू है वो नहीं बनाया जाएगा, उस पर आपका पॉइंट बना दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा है तो आप उसकी लेजर भी करा सकते हैं, थोड़ा उसकी लेजर सर्जरी होती है, उससे भी वो ठीक हो जाता है। अगर आपसे डॉक्टर पूछे कि ये क्या हुआ तो उसको डॉक्टर को ये मत बताना कि आपको एक टैटू बना हुआ है। ठीक है, नहीं तो वो आपका पॉइंट बना देगा, बोल देना कि इंजरी हुई थी बहुत पहले की वो है, इस तरह से बता देना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मैं सर्जरी की। कोई बहुत कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमको सर्जरी हुई थी, बचपन में हुई थी, 8-10 साल पहले हुई थी, उसका क्या होगा? देखिए, 3 महीने पुरानी कोई भी होगी, आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ नोकनी। नोकनी है किसी भी कैंडिडेट को कैसे ठीक कर सकता है और उसको कैसे चेक किया जाता है। अगर मैं मेडिकल की बात करता हूँ, मेडिकल में दो तरह से नोकनी आपकी चेक की जाती है। एक तो आपकी वी शेप यानी पैरों को इस तरह से कर और एक आपकी एडी और अंगूठों को मिलाकर, ठीक है। उसमें आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बताऊं तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो मेडिकल में नोकनी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी ध्यान से देखोगे तो भी उनकी नोकनी होती है। लेकिन उसको क्वालिफाई करने का एक तरीका होता है। जैसे आप खड़े होंगे ना वी शेप में, तो आप अपने पिंडलियां होती है जो काफ होती हैं, इनको थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करना। जब आप इस तरह से स्ट्रेच करोगे तो आपकी नोकनी आएगी नहीं उसमें। दोनों तरह की, जिस तरह में यानी वी शेप भी और ऐसे अंगुली और एडी को जब मिलाकर चेक करोगे आप, तब भी जब भी आप चेक कराएंगे नोकनी, तभी आप अपनी पिंडलियों को पीछे की ओर खींचेंगे, इस तरह से थोड़ा एक्सपेंड करेंगे उसको, आपका यहां से नोकनी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमारे हैंड एंगल की, ठीक है। अगर हैंड एंगल की मैं बात करूं तो हाथ का ये वाला एंगल चेक किया जाता है कि आपका हाथ टूटा हुआ तो नहीं है। उसमें शायद मुझे याद नहीं है 15 से या 17 डिग्री के बीच का कोई एंगल होता है, वो चेक किया जाता है। कुछ कैंडिडेट का अगर हाथ टूटा होता है, ज्यादा ही तिरछा होता है तो पॉइंट बनता है, वैसे कोई पॉइंट बनता नहीं है। कुछ लोगों का जेनेटिक्स भी हो जाता है कि दोनों हाथ ही उनके इस तरह से हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर है तो आप थोड़ा मेडिकल डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो आपको एक सही तरीके से गाइडेंस देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ फ्लैट फुट की। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, वो कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए पाइप होता है, एक लोहे का पाइप आता है इतना मोटा, जिसको आप पकड़ सकते हैं। थोड़ा इतना मोटा पाइप होगा, आप उसको सुबह में रखिए, सुबह शाम आपको करना है, और उसको अपने पैर से ऐसे करिए, यानी आप अपने पैर के नीचे थोड़ा गैप बना लीजिए। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको फ्लैट फुट है, या चेक करना है कि कैसे हम अपना फ्लैट फुट चेक कर सकते हैं, तो वो अपने दोनों पैरों को पानी में भिगोए और एक बार फर्श पर चलकर देखें और अपने पैर के चेक कीजिए कि उसमें क्या फ्लैट फुट है या नहीं है। अगर है तो आप इस तरह से पाइप पर सुबह शाम ऐसे एक्सरसाइज करने, इस तरह से जब बेलन को ऐसे रगड़ते हैं, पैरों को ऐसे रगड़कर आप एक्सरसाइज कीजिए, आपका फ्लैट फुट हो जाएगा। नोकनी की बता देता हूं कि अगर आपको नोकनी है, दूसरा एक तरीका तो मैंने आपको बताया किस तरह से चेक होती है, दूसरा अगर आपको है तो आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। नोकनी के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे आप सोते टाइम तकिया भी लगाकर सो सकते हैं और थोड़े स्क्वाट्स लगा सकते हैं, इससे आपकी नोकनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप उस तरीके से करेंगे, अगर आपको है भी तो भी आपका पास हो जाएगा नोकनी का, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आई टेस्ट के बारे में, ठीक है। ये बहुत तगड़ा पॉइंट होता है और इसमें आंख ना 6x6 चेक की जाती है। दो तरह से आई टेस्ट होती है, एक तो आपका आई टेस्ट होगा 6x6 विजन होगा, और दूसरा आपका कलर ब्लाइंडनेस होगा। दो चीज चेक की जाती है। अगर मैं 6x6 की बात करता हूं, अगर आपका डोमिनेंट हैंड यानी राइट हैंड है, तो आपकी ये राइट वाली आंख ही आपकी 6x6 होनी चाहिए। अगर आपकी 6x8 या 6x9 लेफ्ट वाली भी है तो भी चल ही जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका डोमिनेंट हैंड मान लीजिए लेफ्ट हैंड है और आपकी लेफ्ट वाली 6x9 है और ये वाली 6x6 है, तो आपका नहीं चलेगा। यानी डोमिनेंट हैंड आपका लेफ्ट हो या राइट हो, वो वाली आंख आपकी 6x6 ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप मेडिकल डॉक्टर के पास अभी जा सकते हैं, वहां पर आप चेक करा सकते हैं, वही आपको सही बता पाएंगे कि आपका कलर ब्लाइंड में देखिए परमानेंट रिजेक्शन ही होता है, इसमें कोई टेम्परेरी या रिमेडिकल नहीं होता, क्योंकि 1 दिन में 2 दिन में 10 दिन में चीज ठीक होती भी नहीं है। इसलिए डॉक्टर ही सही तरीके से बता सकते हैं कि कलर ब्लाइंड को ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या कितना आपको है या नहीं भी है, ठीक है। अगर मेरे पास बहुत से ऐसे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर मेरी आंख का जो विजन है वो 6x9 या 6x12 है, तो क्या मैं उसके लिए लेजर करा सकता हूं। देखिए भाई, करा तो सकते हैं, लेकिन वहां पर मेडिकल में डॉक्टर जब पूछेंगे उनको बताना मत कि आपने कराया हुआ भी है, ठीक है। एक तो उनके पास इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं होता है ताकि वो आपके आंखों में इतने इक्विपमेंट से सही तरीके से देख पाए। वो सिर्फ आपका एक विजन चेक करते हैं और आपको सिर्फ पढ़वा कर देखते हैं, उसी में ही वो आपकी आंखों के बारे में चेक कर लेते हैं। आपका विजन और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही एक तरह से चेक कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा कि अपना जो भी आपको कलर इसके लेजर कराने हैं, कॉन्टूर विजन कराना है, अपना टाइम से ही करा लीजिए, क्योंकि 2-3 महीने में आपका मेडिकल भी हो जाएगा। और जैसे इस तरह का फास्ट प्रोसेस चल रहा है, मुझे तो लगता है 1.5 से 2 महीने में ही आपका मेडिकल के लिए भी बुला लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं वेरिकोज वेन के लिए, ठीक है। वेरिकोज वेन आपकी किस तरह से चेक होती है। देखिए, जब आपको ना वेरिकोज वेन चेक किए जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप पंजे पर खड़े हो जाइए, यानी एडी उठाकर पंजे पर खड़े हो जाइए। कुछ देर खड़ा करने के बाद तब वो टॉर्च जलाकर देखेंगे। वेरिकोज वेन इस तरह के होते हैं कि वो जिगजैग आपकी वेन इस तरह से होगी है, आगे से भी देखेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि घूम जाइए
और दोनों हाथ और एडियो को उठा लीजिए और पंजों पर खड़े रहिए अपने पैरों के, और वहां पर वो चेक करते हैं कि आपकी वेरिकोज वेन है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी आप डॉक्टर से ही सलाह कर सकते हैं, वही आपको बता पाएंगे अगर आपको है तो ये किस चीज़ से ठीक हो सकती है। उसके बाद मैं कान की बात करता हूँ कि आपके कान किस तरह से चेक किए जाते हैं। कान एक नॉर्मली चेक किया जाता है, मेडिकल से पहले आपको साफ करा के जाना चाहिए। नॉर्मली आपके कान चेक किया जाता है, एक बार लाइट जला के एक इक्विपमेंट सा होता है उसी से चेक किया जाता है, वो भी दूर से, इतना भी हेवी इक्विपमेंट नहीं है वो, ताकि उसके कान के अंदर से ये पता लग जाए कि आपका कान बह रहा है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है पर्दे वर्दे में। ठीक है, उसकी बात करता हूँ मैं टीथ की। इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर हमारे टीथ इतने हैं, क्या हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे। अगर हम बात करें तो 20 पॉइंट में से 14 पॉइंट आपको क्वालिफाई करने होते हैं टीथ के लिए। उसमें आपकी कैपिंग, कैविटी, ऐसे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं कि सर हमको कैपिंग हुई है, क्या हमारे टीथ में डिस्क्वालीफाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्वालिफाई कर देते हैं कैपिंग के लिए। यानी 20 पॉइंट में से आपको 14 पॉइंट ही रखने होते हैं टीथ के लिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, बीपी और पल्स, यानी ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। इसमें बहुत कैंडिडेट को रिमेडिकल मिल जाता है, और डॉक्टर जानते भी हैं कि आप नर्वस भी हो जाते हैं, तो कभी कभी वो रिमेडिकल देते भी नहीं है। ठीक है, बीपी के लिए अगर आपको बीपी कंट्रोल ठीक रखना है, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि नर्वस वहां हर कोई हो जाता है, कोई भी जाएगा वहां नर्वस हो ही जाएगा जब उसको लगे। ऐसा कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जब उसका बीपी चेक होगा वो नर्वस ना हो, क्योंकि मेडिकल होता है और आपके दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं मेडिकल क्वालिफाई हो जाएगा तो जॉब मिल जाएगी। इसी वजह से थोड़ा टेंशन होती है, तो इसीलिए थोड़ा बीपी अप एंड डाउन चला जाता है। इसमें मैं आपको यही कहूंगा, थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी शुरू कीजिए, आप थोड़ा शांत रहना शुरू कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल आएगा। सेम इस तरह से पल्स का भी है, अब टेंशन में भी पल्स अप एंड डाउन हो जाती है, तो इसलिए सेम इनका भी यही तरीका है। अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वही आपको एक सही गाइडेंस देंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ओवरवेट का। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो पूछते हैं कि सर हमारा ओवरवेट है या अंडरवेट है, हम क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक BMI होता है, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे BMI, आप उसमें जाके गूगल पे सर्च करना BMI, वहां पर जाओगे तो उसमें BMI आपको चेक करने के लिए आप अपना वेट उसमें फिल कीजिएगा और अपनी हाइट चेक कीजिएगा, वहां पर आपको BMI के लिए बता दिया जाएगा कि आप में ओवरवेट है, अंडरवेट है, नॉर्मल है। वहीं पे चेक करके आप अपना वेट घटा भी सकते हैं अगर आपको ओवरवेट बता रहा है। अगर आपको कम वेट बता रहा है तो आप थोड़ा बहुत वेट बढ़ा लीजिएगा। 5-10% का चल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपका हिसाब से BMI आपका 70 होना चाहिए, यानी आपकी इतना वेट होना चाहिए आपकी हाइट या एज के हिसाब से, और आप उसमें थोड़ा ज़्यादा ही 10 किलो या 15 किलो ज़्यादा है तो ओवरवेट आपको दे दिया जाएगा। और अब रिमेडिकल भी शायद अब तो ऐसा हो गया है कि नेक्स्ट डे ही आ जाएगा आपका रिमेडिकल भी, तो आपको एक दिन में घटा भी नहीं पाएंगे। तो जो भी आपको वेट में करना है अभी से ही करना है। डॉक्टर टू डॉक्टर होता है ये, कुछ लोग होते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं अगर आपका थोड़ा बहुत भी अप एंड डाउन वेट है तो क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पाइल्स के बारे में। पाइल्स भी आपकी चेक होती है, लेकिन ऐसा बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं वो पूछते हैं कि सर क्या सभी की एक साथ चेक होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, एक कैंडिडेट की अलग से पाइल्स चेक की जाती है। ठीक है, जाएंगे वो आपको बोलेंगे कि घूम जाओ और थोड़ा झुक जाओ, और फिर खांसने के लिए बोलते हैं। हमारे टाइम पर जब हमारा मेडिकल होता हमको खांसने के लिए ही बोला गया था, खांसने से चेक किया जाता है कि आपको पाइल्स है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट होता है जो अभी तक यहाँ तक सभी के पॉइंट मेल और फीमेल के सेम थे, लेकिन यहाँ से जो कुछ प्राइवेट पार्ट के फीमेल और मेल के अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जिनके मन में रहता है क्या मेल कैंडिडेट मेडिकल करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल के लिए फीमेल डॉक्टर होती है और मेल के लिए मेल डॉक्टर होता है। ठीक है, तो प्राइवेट पार्ट भी आपके ठीक तरीके से चेक किया जाता है। बॉयज है तो उनमें टेस्टिस की ठीक तरीके से जांच की जाएगी, जो डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। अपने जो भी प्राइवेट पार्ट हैं मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं, दोनों का एक सेपरेट वो होता है। मेल का कैंडिडेट का मेडिकल अलग तरीके से चलता है, फीमेल का अलग। लेकिन जो ऊपर के जो 16 से 17 पॉइंट है ये तो सेम सभी के होता है। लास्ट प्राइवेट पार्ट का वो अलग अलग होता है, फीमेल के लिए फीमेल डॉक्टर, मेल के लिए मेल डॉक्टर। हाँ, पाइल्स के बारे में अगर बता दूं कि कोई भी अगर कैंडिडेट जिसका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है तो 3 महीने से पुराना होना चाहिए। अगर इसके अभी रिसेंट मेडिकल के डेट से 3 महीने के अंदर अंदर है तो वहां पर आपको पॉइंट बन जाता है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। 17 से 18 पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए और सही तरीके से डिटेल में डिस्कस किए। अगर अभी भी आपका कोई भी पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो बहुत जरूरी है आपको ज्वाइन कर लेना। क्योंकि आप में अगर कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जो मुझे बोलते हैं कि सर हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आई होप
आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। जय हिंद, जय भारत।